वेलकम आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से फिजिक्स फॉर यू के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग लास्ट वीडियो में करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला चैप्टर आरंभ किए थे, जिसमें 4 टॉपिक की चर्चा मैंने पहले वीडियो के माध्यम से आपके लिए किया था और उम्मीद है कि वो चारों टॉपिक आप लोगों को भलीभांति समझ में आ गया होगा और व्हाट्सएप के माध्यम से आप लोगों ने उसे नोट डाउन भी कर लिया होगा। अब इसी चैप्टर के अगले कड़ी में हम लोग जुड़ रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से और 4 टॉपिक का विस्तार से वर्णन करेंगे, है ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पहला रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता। इससे पहले हम लोग प्रतिरोध क्या होता है ये जान लिए थे और प्रतिरोधों का संयोजन 3 तरह का होता है, 2 तरह का होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समानांतर क्रम संयोजन। दोनों ही स्थिति में हम लोग समतुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, है ना, वैल्यू प्राप्त कर लिए थे, सीरीज में भी और पैरेलल में भी। इसके बाद आज के इस 4 टॉपिक की हम लोग इस चर्चा कर रहे हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, समझेंगे सर। कहता है किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है R, वो डिपेंड करता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तार की लंबाई पर। R प्रोपोर्शनल टू L और R प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। कहने का मतलब किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है तार की लंबाई के बढ़ने पर बढ़ता है और तार की मोटाई अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो देख रहे हैं पार्ट, इस पार्ट का जो क्षेत्रफल होता है वो बढ़ने से घटता है। इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और दोनों को जब आप साथ में लिखेंगे तो R प्रोपोर्शनल टू L/A होगा बाबू, और R बराबर एक कांस्टेंट लेंगे जिसको रो से डिनोट करते हैं L/A, है ना। इस रो को हम लोग क्या कहते हैं, एक नियतांक है ना, जिसको आपका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कहलाता है और इसी को प्रतिरोधकता कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। यानी किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई पे समानुपाती और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R proportional to L और R inversely proportional to A, that is R proportional to L/A और R is equal to, है ना, कांस्टेंट टर्म हटाकर मतलब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है रो इंटू L/A। इसी रो को चालक तार का प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक पहले हम देख लेते हैं। अगर L बराबर सर 1 माना जाए 1 मीटर और A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, एक एकांक लंबाई का तार लिया जाए और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल लिया जाए, तो उस केस में R जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। यानी किसी चालक तार का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध के इक्वल होता है, इक्विवेलेंट होता है। Hence we can say that the resistivity of the hence we can say that the resistance of unit length of wire and unit cross section area of wire is called resistivity of the wire। यानी किसी चालक तार का जो एकांक लंबाई लेते हैं, एकांक लंबाई के तार एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार के प्रतिरोध को हम उस चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और इसका SI मात्रक जो होगा बाबू वो ओम मीटर होता है, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत? चलिए, ये था आपका प्रतिरोधकता का डेफिनेशन। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ओम्स लॉ, ओम का नियम। आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े हैं ओम्स का नियम। क्या होता है ओम का नियम? तो कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट पासिंग थ्रू द वायर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द, है ना, कांस्टेंट जो आई होता है प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल। At constant temperature, the current passes through the wire is directly proportional to the potential difference cross section of the wire बोल सकते हैं या
दोनों के बीच का जो पोटेंशियल लेते हैं उस वायर के पोटेंशियल दोनों सिरों के बीच के पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I प्रोपोर्शनल टू V। और I बराबर लेंगे तो V एक कांस्टेंट लेते हैं R, यानी V बराबर V प्रोपोर्शनल टू I या V बराबर IR at constant temperature. At constant temperature, the current passes through the wire is directly proportional to the potential difference across the wire. That is V proportional to I और V is equal to IR, है ना। इसी को हम लोग ओम्स का नियम कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं। V बराबर IR, ठीक है ना। और R जो है चालकता का क्या है, प्रतिरोध है। तो ये था आपका ओम्स लॉ। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो समझेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ए सेल ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। इसको ई से डिनोट करते हैं और ई बराबर W/Q, अमाउंट ऑफ चार्ज। The work done by cell on unit charge is called electromotive force और EMF के द्वारा भी डिनोट किया जाता है W/Q, और आप लोग पहले भी पढ़े हैं W/Q = V। Hence we can say that the electromotive force of the cell is numerically equal to the potential, है ना, when current is not passes through the wire। यानी कि अगर उसको सेल को जब हम लोग खुला रखते हैं, उससे धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, तो उस स्थिति में सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है, अर्थात E = V। जब सेल से धारा नहीं ली जा रही होती है तो उस स्थिति में सेल का विद्युत वाहक बल उसके सिरों के बीच उत्पन्न, है ना, विभवांतर के इक्विवेलेंट होता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। अब मान लेते हैं कि कोई सेल है ना, E है, और एकांक परिचलन आवेश Q पर कोई वह कार्य कर रहा है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल r है और बाह्य प्रतिरोध क्या है, कैपिटल R है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो सेल के द्वारा प्रति सेकेंड किया गया जो कार्य होगा, यानी शक्ति जो होगा P बराबर वर्क बाई टाइम। तो वर्क जो होगा अभी हम लोग पढ़े हैं E बराबर W/Q, तो W जो होगा E × Q के बराबर होगा, E × Q/T। और अगर हम E को रहने दें, Q/T रहने दें, तो Q/T प्रति सेकेंड प्रवाहित धारा जो है, आवेश जो है वो क्या कहलाता है, धारा कहलाता है। यानी E बराबर E × I, क्योंकि I बराबर क्या हो गया, Q/T। किसी चालक तार से प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो किया गया कार्य, प्रति सेकेंड किया गया कार्य अर्थात शक्ति, जिसको हम कार्य कहते हैं, शक्ति कहते हैं, वो EI के बराबर है। और यह कार्य उसमें प्रति सेकेंड जूल I² R के बराबर होगा। प्रति सेकेंड उत्पन्न उतना I² R, H बराबर होता है I² RT, तो T बराबर 1 सेकेंड लिया जा रहा है, तो प्रति सेकेंड कार्य जूल उष्मा I² R के बराबर होगा। यानी EI जो हो जाएगा, EI बराबर I² R, एक स्क्वायर से I कैंसिल, यानी E बराबर IR, तो यहाँ से, है ना, I बराबर हो जाएगा E/R। एक क्वेश्चन हो गया। और यदि चूंकि आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध से गुजरेगा, तो उसमें भी जो जूल उष्मा होगा वो I² R के रूप में उत्पन्न होगा। अतः कुल कार्य जो हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से, जो ये कुल कार्य होगा EI बराबर, है ना, यहाँ समझेंगे EI बराबर जो हो जाएगा, एक बार I² कैपिटल R और प्लस I² स्मॉल r, यानी बाह्य कार्य और आंतरिक कार्य। क्योंकि बाह्य प्रतिरोध रहेगा तो I² R होगा प्रति सेकेंड क्यों, T बराबर 1 सेकेंड ले रहा है, तो प्रति सेकेंड जूल उष्मा जो होगा I² R होगा, और आंतरिक प्रतिरोध से गुजरेगा तो I² स्मॉल r। यानी इस ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से जो कुल ऊर्जा होगा EI जो होगा I² R प्लस I² स्मॉल r, है ना। यहाँ से बाबू EI I² कॉमन,
आई आर, तो क्या इसका कॉमन हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, एक आई से आई कैंसिल, तो आई बराबर निकालेंगे यहां से, है ना, एक आई रहेगा ई बटा आर प्लस, ये कंडीशन हो, आई बराबर ई बटा आर प्लस आर, है ना। तो कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिरोध के बराबर आ गया। और अगर सेल से धारा नहीं ली जा रही है तो इसी कंडीशन को अप्लाई करेंगे, तो हमारा ये कंडीशन जो आ रहा है ई आई बराबर आई इंटू आर प्लस आर, तो जब सेल से धारा नहीं ली जाएगी तो कुल ये जो बाह्य प्रतिरोध होगा वो शून्य हो जाएगा, इसलिए ई आई बराबर हो जाएगा केवल आई आर के बराबर, और केवल आई आर के बराबर हो जाएगा तो ई, है ना, यहाँ से आई से आई कैंसिल हो जाएगा ना, आई एक आई से आई कैंसिल हो चुका है ना, स्क्वायर हटा देंगे तो ई बराबर आई आर, और यहाँ से आपका ई बराबर आई आर और ई का ये हो गया, और आई बराबर भी, ओम का नियम में भी पढ़े हैं, आई आर भी बराबर आई आर। तो हमारा आपका क्या आ गया, जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है तो सेल का विद्युत वाहक बल ई क्या है, उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। ये कंडीशन स्पेशल कंडीशन है। स्मॉल आर को जीरो कब करेंगे, जब सेल से धारा नहीं ली जा रही तो आंतरिक प्रतिरोध शून्य होगा, तो जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है तो स्मॉल आर को जीरो किया गया, और स्मॉल आर को जीरो किया गया तो ई बराबर आई आर आया, और आई आर क्या हो गया भी, यानी ई बराबर भी। इस प्रकार आपने देखा कि सेल का विद्युत वाहक बल उसके सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होता है जब सेल से धारा नहीं ली जा रही होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, और सेल का विद्युत वाहक बल उसके सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होता है, इसको शो करें। तो आप इसको इसी तरह दिखाइएगा कि सेल का विद्युत वाहक बल जो होगा, है ना, वह उसकी कुल ऊर्जा के बराबर होगा, यानी ई आई बराबर आई स्क्वायर आर प्लस स्मॉल आई स्क्वायर आर, और आई से आई कैंसिल कॉमन लेकर ई बराबर, है ना, आई इंटू आर प्लस आर, और जब सेल से धारा नहीं ली जा रही है तो स्मॉल आर बराबर जीरो, इसलिए जी बराबर आई आर, यानी ई बराबर भी, क्योंकि आई आर बराबर भी ओम के नियम से होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सेल का विद्युत वाहक बल सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के बराबर होता है जब सेल से धारा नहीं ली जा रही। ओके, चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को समझ गए कि सेल द्वारा एकांक आवेश पर किया गया कार्य जो होता है वो सेल का विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल, सेलों का समूहन। आज के टॉपिक का अगला आखिरी टॉपिक हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इसके बाद फिर आगे बताया जाएगा। ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या है, तो कहता है कि द ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या है, व्हेन नंबर ऑफ सेल्स, है ना, मे बी कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज टू ऑब्टेन हाई इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल। यानी कि जब उच्च प्रबलता की धारा प्राप्त करने के लिए विभिन्न सेलों को विभिन्न तरीकों से जोड़ा जाता है तो उसे सेलों का क्या कहते हैं, समूहन कहते हैं। सेलों का समूहन तीन तरह का होता है बाबू। अभी तक हम लोग समूहन जब भी पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़े थे, आप लोग का संधारित्र की संयोजन पढ़े थे पिछले यूनिट में, फिर इसमें पढ़े प्रतिरोधों का संयोजन। तो दोनों दो तरह का होता है, सीरीज और पैरेलल, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। लेकिन जब हम सेलों के समूहन के बारे में पढ़ते हैं तो सेलों का समूहन तीन तरह का हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग और मिक्स्ड ग्रुपिंग, यानी श्रेणी क्रम समूहन, समानांतर क्रम समूहन और मिक्स्ड ग्रुपिंग मतलब मिश्रित क्रम समूहन। तो ये तीनों तरह के समूहन को हम लोग पढ़ेंगे, और तीनों ही सेलों में क्या हमारे लिए कंडीशन होता है इसको जानेंगे कि जब हम लोग किस तरह से, देखो सेल का समूहन करने का कारण क्या है। सेल का समूहन जब हम करते हैं तो हम चाहेंगे कि उससे जो करंट फ्लो हो रहा है आई, उसका मान बहुत अधिक हो। अगर हम बहुत सारा सेल जोड़े और एक ही सेल के बराबर हमको धारा प्रवाहित हो तो फिर सेल को जोड़ने से कोई फायदा नहीं होता। तो हम देखेंगे कि सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स्ड में जब हम समूहन करते हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा कंडीशन ये हमारे लिए लाभदायक होगा, यानी कि ये किस तरह से इसको हम जोड़े और कौन सा कंडीशन ले। कंडीशन मतलब कहने का मतलब कि ग्रुपिंग ऑफ सेल जो होता है डिपेंड करता है इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य प्रतिरोधों के, है ना, रिलेटिव वैल्यू, अपेक्षिक मान पर निर्भर करता है। तो कौन से कंडीशन में हम लोग को यह देखना है कि किस कंडीशन में
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को बड़ा रखना है या इंटरनल रेजिस्टेंस को बड़ा रखना है, सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा और मिक्स्ड में क्या होगा। हम एक बार देखेंगे कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हाई होता है तो हमारे लिए लाभदायक होता है, दूसरे कंडीशन में देखेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होता है तो हमारे लिए लाभदायक होता है, और मिक्स्ड में जब हम जाते हैं तो दोनों इक्वल होता है तब हमारे लिए लाभदायक होता है। तो इन सारे कंडीशन के बारे में हम लोग बारी बारी से अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज को सिर्फ आपको यही बताया गया कि ग्रुपिंग ऑफ सेल क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार के समूहन में हम देखेंगे कि क्या स्पेशल कंडीशन होगा कि ये हमारे लिए लाभदायक है ना, और कौन सा कंडीशन में ये हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। इतना आप लोग फिर से वीडियो के माध्यम से समझिए, प्रयास कीजिए, और व्हाट्सएप के माध्यम से सारे नोट्स को आपके पास अवेलेबल कराया जाएगा। तो इस तरह यूट्यूब के माध्यम से आप लोग जुड़े रहें और फिजिक्स का सारा क्लास करते रहें। धन्यवाद।